शब्बीर के सामने मुल्क भर से भेजे गए खतूत के ढेर लग गए थे और शब्बीर इन खतूत को पढ़ने के लिए पड़तोल ही रहा था कि लिफाफों के ढेर से एक लिफाफा अचानक जमीन पर गिर गया। शब्बीर ने लिफाफा उठाया और जब लिफाफे पर भेजे पोस्ट करने वाले के एड्रेस पर नजर पड़ी तो वहां कुछ भी तहरीर नहीं था। शब्बीर को ऐसे खतूत को जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता उमूमन पढ़ने के बजाय एक ही तरफ रख देता है। लेकिन उस दिन शब्बीर के जी में न जाने क्या है कि शब्बीर ने वो बेनाम लिफाफा खोल लिया। अंदर से 2 सफात पर दोनों जानिब लिखा हुआ था। एक खत बरामद हुआ जिसने शब्बीर को हिला कर रख दिया। ये गुजरावाला से एक माँ का खत था जिसका शादीशुदा बेटा नशे की लत में पड़ गया था। खत की तहरीर से जो तस्वीर बन रही थी वो ये थी। शब्बीर बेटा, मेरा ये खत जरूर पढ़ना। मैं एक दुखियारी माँ हूँ। मेरी 3 बेटियां और एक बड़ा बेटा है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। एक माँ बेटे के दुख में उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। शब्बीर ने फौरन उस दुखी औरत के खत में उसका फोन नंबर तलाश किया, लेकिन वहां नंबर के बजाय सिर्फ पता लिखा था और शब्बीर को फौरन ही अपने जहन में होने वाले सवालों का जवाब मिल गया। बेटा, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने टीवी पर तुम्हारा प्रोग्राम देखकर एड्रेस लिखा और ये खत लिख रही हूँ। तुम इसका जवाब जरूर देना। मेरा शौहर किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी ले रहा है। अब मैं क्या बताऊं, तुम्हें क्या लिखूं? इस नामालूम माँ ने कुछ ना बताते हुए भी बहुत कुछ बता दिया था, मगर वो तो बेटे के नशे की वजह से परेशान थी। ये शौहर कहाँ से बीच में आ गया था? इस दुखी माँ ने मजीद लिखा था कि उसका शौहर उसके बेटे से इतनी नफरत करता है कि वो किसी भी वक्त उसे गोली मार सकता है। शब्बीर बेटा, मेरा शौहर इलाके का खाता पीता चौधरी है। इलाके के लोग उससे डरते हैं। मेरे शौहर ने जब दूसरी औरत में दिलचस्पी लेनी शुरू की तो मेरे बड़े बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो बाप के डर से खामोश रहा। नामालूम माँ की तहरीर पढ़ने का सिलसिला जारी था और साथ ही शब्बीर की आंखों में वो मनाजिर उभर रहे थे जब खत के मुताबिक नामालूम औरत के बड़े बेटे की बाप से मुठभेड़ हुई थी। अबे तू ये क्या कर रहा है? मैं गुजर रहा था ऐसे यहाँ से। मैं चलता हूँ। इधर 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 ये देख रहा है, बहुत जल्द मैं इससे शादी करने वाला हूँ। अच्छा अब्बा। मैं इधर बात सुन, अगर मुझे खबर मिली कि तूने अपनी होने वाली दूसरी माँ को नफरत या हिकारत से देखा है, समझता है ना? ठीक है अब्बा, मैं चलता हूँ। चल। शब्बीर बेटा, जब मेरे बेटे ने मेरे शौहर की दूसरी औरत में दिलचस्पी के बारे में बताया तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो उसे अच्छी तरह जानती हूँ। शब्बीर को यूं महसूस हुआ कि इस मकाम पर पहुंचकर नामालूम माँ अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई आंसू का कतरा कागज पर न गिर जाए। थोड़ी देर में उसकी तहरीर फिर आगे बढ़ने लगी। शब्बीर बेटा, इस वाक़े के बाद मेरे बेटे ने खाना पीना भी छोड़ दिया और बिल्कुल खामोश हो गया। सुबह जल्दी घर से निकल जाता और रात देर से घर आके खामोशी से सो जाता है। शब्बीर बेटा, मेरे खामोश बेटे को सोने की भी कोई जगह नहीं मिलती थी। कभी लकड़ी की पेटी पे सर रखकर या जमीन पर हाथ का तकिया बनाकर सो जाता था। ये सुनकर शब्बीर के जहन में फौरन ये सवाल आया कि ऐसा क्यों हुआ? इसलिए बेटा कि बाप ने इसकी आंखों में दूसरी औरत के लिए नफरत देखी। ना सिर्फ इसका खाने पीने का खर्चा बंद कर दिया, बल्कि इसके बदन के नीचे से बिस्तर भी खींच लिया। कोई बाप ऐसा भी कर सकता है क्या? नामालूम माँ की तहरीर शब्बीर की हड्डियों के गूदे में किसी खंजर की तरह उतरते हुए महसूस हो रही थी। फिर मुझे जल्दी पता चल गया कि वो नशा करने लगा है। वो कब्रिस्तान चला जाता और सारा दिन नशा करता, घर में चुपचाप आकर सो जाता था। शब्बीर बेटा, मैं क्या करूं?
मैं अपने शौहर के डर से खाना होते हुए भी अपने बच्चे को एक निवाला नहीं खिला सकती थी। ऐ नामालूम माँ, तेरे बेटे के पास पैसे कहाँ से आते थे नशे के लिए? वो चोरी करता था। शब्बीर बेटा, मेरा बेटा चोर नहीं था, गैरतमंद था, गयूर था, शरीफ था। तुम्हें क्या बताओ, कौन यकीन करेगा? शब्बीर बेटा, मेरा लाल नशे की रकम जोड़ने के लिए चिलचिलाती धूप में ईंटें उठाता था, मजदूरी करता था, होटल में बर्तन धोता था। क्या बाप को बेटे के नशे का इल्म हो गया था? शब्बीर को नामालूम माँ के खत से इस बात का जवाब मिल गया था। और जवाब ये था कि बाप को नशे का इल्म तो नहीं, अलबत्ता इतना जरूर पता चल गया था कि उसका बेटा मजदूरी करने लगा था। चौधरी बाप की नाक कट रही थी। फिर शब्बीर को खत की तहरीर से वो मंजर भी उभरता नजर आया जिसमें उस नामालूम माँ की शामत आई हुई थी। देखो, कान खोल के सुन ले, तू अपने बेटे को मेरे सामने मत आने दिया कर। तू मेरे सामने आता है ना तो मेरा खून खोलने लगता है। उसको ले और अब तू कहीं गारत हो जा। मगर उसका कसूर क्या है? अबे कसूर एक कसूर हो तो बताओ। होटलों में काम वो करता है, सारा दिन आवारागर्दी वो करता है। अबे पूरे गांव के अंदर मेरी इज्जत खाकर मिला रहा है। अच्छा, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं उसे समझाऊंगी। समझा लेगी ये। महला चाहबा वाइया वाला, गली नथू जटवाली, नौशेरा रोड, गुजरावाला से भेजे जाने वाले इस खत की एक एक सतर में तह दर तह कहानियों का अंबार लगा था। नामालूम बदकिस्मत माँ ने आगे चलकर एक और अलमनाक बात लिखी थी। बेबस माँ की तहरीर ये भी बता रही थी कि वो कुछ छुपा रही है। चाहती थी कि बात बेटे तक ही महदूद रहे, लेकिन शदीद दुख ने उसे सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया था। सवाल यह है कि बेटे का क्या कसूर है? क्या उसने अपने बाप की दूसरी औरत में दिलचस्पी पर कोई एतराज किया था? खत के मुताबिक नामालूम औरत का शौहर नई औरत के इशारे पर नाच रहा था और वो अपनी बीवी और औलाद से छुटकारा हासिल करना चाहता था। शब्बीर को लग रहा था कि नामालूम औरत अपना दुख बयान करने में दफ्तर के दफ्तर सियाह कर देगी, क्योंकि वो कागज के दोनों तरफ रवानी से लिख रही थी। अभी शब्बीर ये सोच ही रहा था कि वो शब्बीर से आखिर चाहती क्या है, उसे खत क्यों लिखा गया। दूसरे ही लम्हे इस सवाल का भी जवाब मिल गया। शब्बीर ने मजलूम औरत की फरियाद साहिब हैसियत लोगों तक पहुंचाने का अज़्म कर लिया था और आज ये आवाज साहिबाने दिल तक पहुंचा दी गई है। शब्बीर को यकीन है कि मजलूम नामालूम माँ के दर्द का दरमा जरूर होगा। शब्बीर ने अपील की है कि खामोशी से खत लिखने वाली माँ अगर प्रोग्राम शब्बीर तो देख रही है तो शब्बीर को अपने फोन नंबर से आगाह करे ताकि शब्बीर उससे मुलाकात करके उसके दुख का मुदावा करने की कोशिश कर सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। चार बेटियों की मां कौसर बीबी का मजदूर शौहर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और कौसर बीबी मुसल्ले पर बैठी उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। कौसर बीबी का मजदूर शौहर घर का वाहिद कफील था। उस रात कौसर बीबी शौहर की चारपाई के करीब ही मुसल्ले पर बैठी उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी और मजदूर शौहर सिमटा हुआ बिस्तर पर पड़ा था। कौसर बीबी दुआ मांगकर फारिग हुई तो उसने मुसल्ला लपेटा और शौहर पर दुआएं पढ़कर दम करने लगी। फिर कौसर बीबी ने शौहर के माथे पर हाथ रखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो। कौसर बीबी का माथा ठनक गया। वो दौड़कर अपनी बेटी को बुला लाई। बेटी ने बाप को छुआ तो उसके पसीने छूट गए। वो बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखने लगी, फिर वो माँ से लिपट कर रोने लगी। कौसर बीबी का शौहर नाकिस ग़िज़ा, शदीद मेहनत मजदूरी और बेइलाज रहने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया था। माँ बेटियां एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोती रही। शौहर के इंतकाल के बाद अब कौसर बीबी ने खुद मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी ताकि अपनी बेटियों की तालीम का खर्च उठा सके। शब्बीर ने देखा कि एक शाम जब कौसर बीबी काम काज से फारिग होकर घर लौटी तो उसकी बेटी शदीद दर्द से तड़प रही थी। अरे क्या हुआ?
क्या हुआ मेरी बेटी को? अम्मा, अम्मा सुबह से मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ बेटे, सिर्फ पेट में दर्द होगा। मैं अभी अदरक की चाय बनाकर देती हूँ, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। नहीं अम्मा, अम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने आंचल से बंधी हुई गिरा खोली तो उसमें 100 रुपए का एक नोट बंधा हुआ था। माँ ने बेटी को सहारा देकर उठाया। अरे हाँ, चल चल बेटा, उठ, चला। आजा। महल्ले पड़ोस के डॉक्टर ने कौसर की बेटी की मुआयने के बाद शुबा जाहिर किया था कि उसकी बेटी को शायद ब्रेस्ट कैंसर था और उसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। उस रात शब्बीर ने देखा कि कौसर की बेटी अंधेरे कमरे में एक झूलती चारपाई पर सो रही थी और माँ उसके सराहने खड़े होकर दुआएं पढ़ रही थी। फिर वो भी बराबर वाली चारपाई पर लेट गई। कौसर सारी रात करवटें बदलती रही, बार बार उठकर अपनी बेटी को देखती और उसके चेहरे पर कुछ पढ़कर दम करती रहती। कौसर के आगे पीछे ऐसा कोई ना था जो उसकी थोड़ी बहुत मदद करता। एक भतीजा था जो किसी पेट्रोल पंप पर इंतहाई मामूली तनख्वाह पर काम करता था। भतीजे ने इतनी मेहरबानी जरूर की हुई थी कि वो हर महीने कुछ ना कुछ कौसर बीबी को दे जाता था, जिससे कौसर बीबी अपनी बेटी के लिए पेन किलर खरीद कर उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश करती थी। कौसर बीबी अपनी बेटी के इलाज के लिए परेशान थी कि एक दिन घर के कामकाज के दौरान वो खुद बीमार पड़ गई। शब्बीर ने देखा कि वो अचानक झाड़ू देते देते हाँफने लगी थी। उसने झाड़ू एक तरफ रखा और फर्श पर बेसुध होकर लेट गई। बेटी ने पलट कर देखा तो माँ की तरफ लपकी। क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ? तबीयत ठीक है? कुछ नहीं, बस जरा कमजोरी की वजह से सांस फूल गई। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुन, तूने दवा खाई? हाँ मैंने दवा खा ली। आप लोगों मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। किस्मत की संगीनी देखिए कि कौसर बीबी खुद ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला थी और ये बात उसे जब पता चली जब वो एक दिन बुखार की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। कौसर बीबी को खुद से ज्यादा बेटी की फिक्र थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वो दरखास्त लेकर यूनियन काउंसिल के दफ्तर में मौजूद थी। ये केमियोथेरेपी की दरखास्त थी, लेकिन यूनियन काउंसिल ने भी टका सा जवाब दे दिया। कौसर बीबी मायूस होकर घर पलट आई। कौसर बीबी और उसकी बेटी गुज़िश्ता 3 वर्षों से ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हैं। कीमोथेरेपी लाखों रुपए का खेल है और कौसर बीबी के तो घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अब कौसर बीबी के घर में खामोशी का राज है। दोनों बीमार माँ बेटियां एक दूसरे का दुख दर्द बांटती हैं। कभी दर्द की तकलीफ ज्यादा हो तो कोई सस्ता सा पेन किलर उनका वाहिद मसीहा बन जाता है। बेटी की तालीम भी अधूरी रह गई। शब्बीर ने जब एक दिन कौसर बीबी की तीमारदारी की तो वो शदीद मायूस नजर आई। तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं। पहले ये गिल्टियों की इख्तियार थी कि दर्द होती है, गिल्टी बन जाती है तो वो रेशा देना शुरू हो जाता था। तो 4 साल के बाद मैंने ये ऑपरेशन करवाया, कर्जा उठा के। हमारा कमाने करने वाला तो कोई है नहीं। 10 साल हो चुके हैं इस बीमारी को। बस पहले तो गिल्टियाँ बनती थी, ऑपरेशन भी करवाया, कामयाब ना हो सका। उसके बाद बस मुझे यही कहते हैं कि कैंसर है। ये मेरी अपनी तकलीफ इतनी है कि मैं उसमें रोती रहती हूँ और ऊपर से बच्ची बीमार है मेरी। कौसर की बेटी कम उम्र है, उसने दुख को अपनी तकदीर समझ लिया है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बीमारी उसे अंदर से खोखला किए जा रही है। 2-3 साल से गिल्टियाँ ज़्यादा दर्द होती थी और मुझसे स्कूल में बैठा भी नहीं जाता और टीचर ने बोला था कि भाई पहले इलाज करवाओ फिर स्कूल में आना।
शब्बीर ने गोजरावाला के इस छोटे से बेसहारा खानदान की नागुफ्ताबे हालत पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि अगर कौसर बीबी और उसकी बेटी का फौरी इलाज शुरू न किया जा सका तो खुदा न खास्ता एक दिन ब्रेस्ट कैंसर जैसा मूजी मरज उनकी जान ले सकता है। शब्बीर ने मुतालिबा किया है कि दोनों माँ बेटियों का बैतुल माल से इलाज कराया जाए और उनकी गुजर औकात के लिए उनकी मदद की जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर को लाहौर की रिहायशी 3 बहनों के बारे में मालूम हुआ है कि उनके दरमियान एका था और वो जल्द अज जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिशमंद थी। तीनों बहनों ने एक शॉर्टकट तलाश कर लिया था। आइए आपको दिखाता हूं। ब्यूटी पार्लर में उस दिन हस्बे मामूल काम जारी था। कहीं किसी औरत के बाल संवारे जा रहे थे और कहीं किसी लड़की की भवें और पलकें तराशी जा रही थी। पस मंजर में मौसीकी का तड़का भी लगा हुआ था और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़कियां अपनी अपनी क्लाइंट्स की खिदमत में मसरूफ थीं। शब्बीर ने देखा कि एक तरफ दुल्हन को मुकम्मल तौर पर सजाया जा चुका था और अब दुल्हन अपने पर्स से जेवरात निकाल कर पहनने के लिए उनका जायजा ले रही थी कि इसी दौरान ब्यूटी पार्लर का दरवाजा खुला और 3 बुर्का पोश खवातीन हंसती मुस्कुराती अंदर दाखिल हो गईं। काउंटर पर बैठी मैनेजर ने खवातीन का मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया और एक सोफे पर बैठने के लिए कहा। कुछ ही देर में एक वर्कर उनके पास आ गई। उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और एक खातून को खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। 3 में से एक औरत उठी और दुल्हन की बराबर वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और सामने लगे आईने में अपना जायजा लेने लगी। दूसरे ही लम्हे एक और खातून दुल्हन की दूसरी जानिब आकर बैठ गई और बज़ाहिर दुल्हन से बेनियाज होकर आईने में अपने आप को संवारने लगी, जबकि तीसरी औरत ब्यूटी पार्लर के मरकजी दरवाजे के साथ ही काउंटर पर खड़ी हो गई। शब्बीर ने देखा कि दुल्हन सोने के कड़े पर्स से निकालकर कलाइयों में पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कड़े शायद छोटे थे, इसलिए दुल्हन को काफी जिद्दोजहद करनी पड़ रही थी। ये सूरत हाल देखकर दुल्हन के साथ खड़ी औरत ने मुस्कुराकर दुल्हन को देखा और उसकी मदद करने के लिए कड़े उसके हाथ से ले लिए। दुल्हन ने एहसान मंदाना नजरों से औरत की तरफ देखा और अपनी कलाइयां औरत के सामने बढ़ा दी, मगर दुल्हन को अचानक एक झटका सा लगा, क्योंकि औरत ने दुल्हन की कलाई को हकारत से झटक दिया था। दुल्हन ने बेबस होकर दूसरी तरफ देखा तो उसके बराबर वाली सीट पर बैठी औरत ने खामोशी से पिस्तौल निकालकर दुल्हन की कमर पर टिका दिया था। दुल्हन खौफजदा होकर खामोश हो गई। दोनों औरतों ने इंतहाई महारत और खामोशी से दुल्हन का सारा जेवर अपने पर्स में डाला और हंसते मुस्कुराते बैग लहराते हुए पार्लर से बाहर निकल गई। ये तीनों औरतें, जिनके नाम रुबीना, शमीम उर्फ राबिया और कनीज बताए जाते हैं, मुबैना डाकू थी और लाहौर शहर में 70 से ज्यादा मुबैना वारदातों में मुलविस थी। बाद में हुआ ये कि इनमें से एक शादीशुदा बहन अपनी 2 बहनों से माल मसरूका की मुबैना गैर मुनसिफाना तकसीम पर खफा हो गई और अपनी 6 बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। अपने शौहर को लात मारकर घर से निकाल दिया और मुबैना आशिक पाल लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सह रुकनी डकैत गैंग से अलग होने वाली 2 बहनें अपनी तीसरी बहन के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। तीसरी बहन ने दरवाजा खोला तो वो दोनों दंदनाती हुई अंदर दाखिल हो गईं। कौन है भाई? अरे अरे क्यों आई हो तुम लोग? हाँ, मेरा तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ यहाँ से। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। कौन सा हिस्सा? अच्छा, वो मालदार राशि जो तुमसे पाल रखा है वो हमने फंसाया था या तुमने? तू जाओ ना, उसके घर जाओ। किसने तुम्हें रोका है? किसके घर जाए? हमारे घर में बेटियां नहीं है जो बेटियों को दिखा के रकम हासिल करवाएं। और तुम होगी बेगैरत, हमने बेगैरती नहीं पाल रखी हुई। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से, समझी तुम? वरना मैं तुम्हें धक्के देके निकाल दूंगी, समझी? और आई ना तुम यहाँ नजर भी आई ना, मैं तुम दोनों की टांगे तोड़वा दूंगी।
जाओ निकलो यहाँ से, चलो। हर दफा तुम्हारे साथ आते हो तो हमारा हिस्सा नहीं देती हो। इस दफा भी तुमने हमारा हिस्सा मार लिया, लेकिन आज हम अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। मैं भी देखती तुम कैसे नहीं देती हो। अरे कैसी हो गई है ये? अरे बाजी, तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, तुम ऐसी करती हो हमेशा हमारे साथ। फिर शब्बीर ने देखा कि दोनों बहनें अपनी तीसरी बहन पर झपट पड़ी थी। तीनों बहनों को आपस में लड़ता झगड़ता देखकर तीसरी बहन का मुबैना आशिक निकल आया। उसने तीनों को छुड़ाया और उनके सामने हाथ जोड़कर बड़ी मुश्किल से दो बहनों को वहां से निकाला। हुआ ये था कि बड़ी शादीशुदा बहन को उसके मुबैना आशिक ने कार दिला दी थी और दूसरी दो बहनें उस कार पर अपना हक समझती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि दोनों मुबैना डकैत बहनें अपनी बड़ी बहन के घर में थीं और उनके दरमियान हाथापाई की नौबत आ चुकी थी। ये चाबी शराफत से मेरे हवाले कर दो। अरे नहीं दे रही मैं, इस चाबी को मैं हरगिज नहीं दूंगी, समझी? तुम दोनों जो कर सकती हो कर लो, समझी? हाँ बाजी चाबी दे दो, मैं सही बता रही हूँ। ए पकड़ इसको, बड़ी ताकत आ गई इसमें। अरे हटो भाई, नहीं दे रही चाबी मैं। चलो आई बड़ी, चलो चलो चलो, हरगिज चाबी नहीं दूंगी। अब इस चाबी पर तुम दोनों का कोई हक नहीं है। देख लूंगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हशर होगा ना। हाँ देख लेना। फिर शब्बीर ने देखा कि दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन से चाबी छीनने में नाकाम हो गईं और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गईं और बाहर खड़ी हुई कार के शीशे तोड़ दिए। इस वाकये के बाद दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन और उसके मुबैना आशिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची तो बड़ी बहन भी वहां पहुंच गई। इससे पहले कि थानेदार उनकी रिपोर्ट दर्ज करता, थाने में मौजूद एक शख्स ने तीनों बहनों को पहचान लिया और थानेदार को बताया कि ये डकैत औरतें हैं और उसके घर से सोना चोरी कर चुकी हैं। थानेदार मामले की नजाकत को समझ गया और उसने इंतहाई चालाकी से उनके फिंगरप्रिंट्स हासिल करके जब रिकॉर्ड चेक किया तो ये तीनों बहनें वही थी जिनकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। शब्बीर जब थाने पहुंचा तो तीनों मुबैना डकैत बहनों का ठस्सा देखता रह गया। ये डाकू रानियां थाने में भी अकड़ अकड़ कर चल रही थीं। सवालों का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे उनके साथ जुल्म किया जा रहा हो। मैंने इनके साथ रिलेशन खत्म किया हुआ, ठीक है? मैं अपने घर में स्याही करूँ, सफेदी करूँ, इनका मकसद नहीं है मेरे घर आना। मेरे घर कोई मेहमान आया, ये आई है, ठीक है? इनके साथ लड़का भी था, इनका भाई छोटा। इन्होंने आके मेरे मेहमानों पे जबरदस्ती हमला किया डंडों से, ठीक है? उनके पर्स वगैरह छीन के तो चली गई है। बाद में इन्होंने गाड़ी उसकी तोड़ी है। ऊपर से बाद में इन्होंने लोग, मेरे पास चाबी थी उसकी, ठीक है? इन्होंने आदमी को बुलाया, इन्होंने उसके ताले खुलवाए हैं चाबी के गाड़ी के और जाके तो लेके जा रही थी। फिर मैं पुलिस थाने में आई हूँ, सर ने मेरे साथ दो मुलाजम भेजे हैं, वो गाड़ी थाने में लेके आए हैं, ठीक है? मैंने आके यहाँ पे पर्चा दिया, उन्होंने अभी ना वहाँ पे लिखी है मेरी दरख्वास्त। एक ये गुंडागर्दी कर रही है, एक इसने नुकसान किया, एक उल्टा उस पे पर्चा दे दिया कि जी मेरा पर्चा किया जाए, जी अफसर पे पर्चा किया जाए। पर्चा किस बेस पे किया जाए? एक नुकसान किया, एक वो किया, एक जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रही है। शब्बीर ने देखा कि जब इन तीनों मुबैना डाकू रानियों को थानेदार के कमरे में लाया जा रहा था तो उनकी चाल ढाल शाहाना थी, जैसे थाना न हो उनके अब्बा की हवेली हो। कमरे में पहुंचकर एक डाकू रानी ने पुलिस वाली को ऐसे आंखें दिखाई जैसे उसे खा जाएगी। दूसरी डाकू रानी उससे भी ज्यादा ढीठ साबित हुई। अव्वल तो ये कि दोनों डाकू रानियां दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गईं और पुलिस वाली की तंबीह के बावजूद कुर्सी का रुख मोड़ने से इनकार कर दिया। जब पुलिस वाली ने एक डाकू रानी से चेहरा दिखाने के लिए कहा तो उसने सख्त मज़ाहमत की, बल्कि बेचारी पुलिस वाली को एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। फिर क्या था, पुलिस वाली को भी ऐसा गुस्सा आया कि उसने भी घुमाकर बराबर का हाथ मारा, लेकिन डाकू रानी साबित हुई जवान की बच्ची, उसने पुलिस वाली को लोहे के चने चबवा दिए। ये सारे मनाजिर आप खुद ही देख लीजिए। ये गैंग सिर्फ थाना गाजियाबाद तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरे लाहौर में इन्होंने वारदातें की। तकरीबन 70 के करीब पहले ये चोरी, डकैती, रॉबरी के मुकदमात में ये चला हुई और इस गैंग का आप अंदाजा लगाएं, इसके साइज तक 30 से ज्यादा अफराद इस गैंग के मेंबर हैं। पुलिस ने इंकशाफ किया था कि ये तीनों बहनें डकैती का एक बाकायदा गैंग चलाती थी, जिसमें दर्जनों मर्द भी शामिल थे। तरीका वारदात क्या था, ये खुद पुलिस की जबानी सुन लीजिए। तरीका वारदात इनका ये था कि ये दीगर साथियों के साथ गाड़ी पर आना, मोटरसाइकिल पर आना, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर निशाना बनाना, ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जहाँ
जाते हैं, जो दुल्हन गई है उसके जेवरात वहाँ से चोरी कर लेना। पुलिस ने डाकू रानियों से जेवरात, कार, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स बरामद करने और 70 से जायद वारदात में मुलव्विस होने का इंकशाफ किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये डाकू रानियां 3 बार जेल की हवा भी खा चुकी थी, लेकिन अपने मजमूम पेशे से बाज न आई और एक दिन खुद ब खुद कानून के शिकंजे में जकड़ ली गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि जब अलीउल सबा नन्हे मुन्ने बच्चे बस्ता लटकाए अपने स्कूल को रवाना होते हैं तो कितने हशाश बशाश और खुश नजर आते हैं, क्योंकि स्कूल उनके लिए दूसरा घर होता है जहां मुशफ़िक़ और मेहरबान असातिज़ा बच्चों को बेहतरीन तालीम देते हैं ताकि यही बच्चे बड़े होकर एक अच्छे शहरी बने। लेकिन अगर बच्चों को स्कूल में कदम रखते ही ये पता चले कि जिन असातिज़ा को वो समझ रहे थे टीचर, वो असल में टीचर नहीं बल्कि जल्लाद हैं, तो उन पर क्या गुजरेगी। उस दिन शब्बीर ने देखा कि चतराल के खूबसूरत से एक गांव से सुबह के वक्त बच्चे उछलते कूदते अपने अपने स्कूलों की तरफ जा रहे थे। इन बच्चों में लड़कियां भी शामिल थीं। बच्चे आपस में खुशगप्पियां करते, दौड़ते भागते और रूठते मनते नजर आ रहे थे। बच्चे जब स्कूल के गेट पर पहुंचे तो गेट बंद था। बच्चों ने पलटकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वापस पलटने लगे कि इतने में स्कूल का फाटक खुल गया और एक टीचर गेट से बरामद हुआ। बच्चे जैसे ही सर झुकाकर खामोशी से स्कूल के अंदर दाखिल हुए, टीचर की एक हैबतनाक आवाज गूंजी जिससे बच्चे सहम कर रह गए। आज तुम लोग फिर देर से आए। आज मैं तुम्हें बताता हूँ देर से आने का नतीजा। सर सॉरी, आइंदा नहीं होगा। आइंदा के बच्चे बकवास बंद करो, चलो उधर दीवार के साथ लेन लगाओ, चलो। टीचर की हैबतनाक आवाज सुनकर बच्चियां भी लाइन बनाकर खड़ी हो गईं। बच्चों को लाइन में खड़ा करने के बाद टीचर गेट के साथ बने कमरे में दाखिल हुआ जहां मुबैना मोटे मोटे डंडे रखे हुए थे। उधर बच्चे कतार में इंतहाई खौफ के आलम में थे। यार सीधा खड़ा हो जा, मास्टर साहब बहुत मारेंगे। यार मैं सीधा खड़ा हूँ, डरा रहे क्यों? मैं तो चुपके से घर निकल रहा हूँ। पागल हो रहा है, अगर मास्टर साहब ने देख लिया तो बहुत मारेंगे। बच्चे मार पड़ने के खौफ में लरसते रहे और शब्बीर लर्नर नामी स्कूल के हैबतनाक टीचर के बारे में मालूमात हासिल करने में मसरूफ हो गया। शब्बीर को मुबैना तौर पर पता चला है कि टीचर का नाम इनामुल कबीर था और वो दरोश नामी इलाके में लर्नर स्कूल का प्रिंसिपल था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि कस्साब नुमा टीचर एक जुनूनी और नफ्सियाती मरीज था। घर में भी भाई बहनों बीवी बच्चों पर तशद्दुद और मुबैना मुगल्लिज़ात उसका महबूब तरीन मशगला था। शब्बीर ने देखा कि दोस्त भी उसको देखकर उससे कतरा के गुजर जाते थे। इंतहाई मामूली तालीम के बाद इनामुल कबीर ने स्कूल में नौकरी कर ली थी जहां बच्चों की जहनी और नफ्सियाती हालत बिगाड़ी जा रही थी, और वो भी तालीम के नाम पर। वही हुआ जिसका शब्बीर को खदशा था। शब्बीर ने देखा कि वही नाम नेहाद स्कूल प्रिंसिपल किसी दहशतगर्द दरिंदे की तरह मासूम बच्चों को चुन चुन कर तशद्दुद का निशाना भी बना रहा था, और उसके मुंह से जो अल्फाज अदा हो रहे थे उन अल्फाज ने तहजीब व तमद्दुन और शाइस्तगी की तमाम धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। कौम के ताबनाक मुस्तकबिल को डंडों से इस तरह पीटा जा रहा था जैसे वो आदि मुजरिम हो। शब्बीर को एहसास है कि मीडिया पर तशद्दुद के मनाजिर दिखाने नहीं चाहिए, इसीलिए शब्बीर की कोशिश है कि फुटेज इस तरह दिखाया जाए कि कम से कम लोगों को उस दहशतगर्द टीचर का चेहरा तो नजर आ सके। शब्बीर का कहना है कि बच्चे मोटे मोटे डंडों से पीटने के बाद जिस तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे, शायद ही कोई साहिब दिल हो जो इन बच्चों का रोना बिलकना देख सके। इनामुल कबीर नामी नाम नेहाद प्रिंसिपल ने उस दिन तशद्दुद और बर्बरियत की हद कर दी थी, मगर वो जो कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, यही कुछ उस दरिंदा सिफत नाम नेहाद उस्ताद के साथ भी हुआ। शब्बीर ने खामोशी से इस वाक़े की वीडियो बना ली, और जब ये वीडियो एक्सप्रेस न्यूज से नश्र हुई तो कसाई नुमा प्रिंसिपल की शामत आ गई। शब्बीर को मालूम हुआ है कि बच्चों पर तशद्दुद की फुटेज चलने के बाद दरिंदा नुमा प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जा चुका है और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शब्बीर ने एक दरिंदे की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया है और अरबाब इख्तियार से सवाल किया है कि क्या बच्चों पर बहीमाना तशद्दुद दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।